नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा मैं आज आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर चुनावी राजनीति। ये पूरा चैप्टर इलेक्शन के बारे में है कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन क्यों जरूरी है और भारत में जब इलेक्शन कराया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से स्टेप से इलेक्शन कराया जाता है। बच्चों इस वीडियो को बनाने के दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला, आपके सारे कंटेंट क्लियर होने चाहिए, सारे कंटेंट कवर होने चाहिए ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, यूटी हो, क्लास टेस्ट हो, टर्मिनल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप देख लेना इन पॉइंट से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन अगर आप किसी गाइड या रिफ्रेशर का इस्तेमाल करते हो तो आप पूरा वीडियो देख लेना और आप मैच कर लेना कि आपको गाइड एंड रिफ्रेशर में भी ये सारे कंटेंट ही मिलेंगे। पर फर्क क्या होगा कि यहां चैप्टर लाइन से होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा, कोई भी कंटेंट आपको छूटेगा नहीं और समझ में आएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक नोट्स के फॉर्म में पूरा वीडियो देंगे ताकि आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाए, जिसे आप जब चाहो रिवाइज कर लो। वीडियो को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जहां मर्जी रिवाइज कर सकते हो। इवन आपके घर में जो बड़े होंगे आप उनसे एडवाइस लेना, वो भी आपसे यही कहेंगे कि हमेशा पढ़ाई करो, खासकर एसएसटी जैसे सब्जेक्ट तो नोट्स के फॉर्म में करो ताकि आप जब मर्जी रिवाइज कर लो। और अगर आप बड़े एग्जाम के बारे में सोच रहे हो 12th के बाद तो आपकी उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आपके पास एक नोट्स होगा जो आपके आगे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने में भी मदद करेगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इन दोनों ऑब्जेक्टिव को लेकर मैं स्टार्ट करता हूं बेटा आज का नया चैप्टर आपका चुनावी राजनीति। सबसे पहला हेडिंग डालना बेटा आपका न्याय युद्ध। कि न्याय युद्ध क्या था, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि न्याय युद्ध क्या था, ये किसने स्टार्ट किया था, उनके नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो बात है हरियाणा की। हरियाणा आपको पता है दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में है। हरियाणा राज्य की बात है। इसमें 1882 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। इट मींस वहां पे जो 1982 में कांग्रेस का राज था, तब विपक्ष के नेता थे, बहुत फेमस नेता हैं ये, चौधरी देवीलाल। इन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये किसके खिलाफ था, तो कांग्रेस के खिलाफ था। 1982 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय विपक्ष कौन होता है, जो जिसकी सरकार होती है उसके अपोजिशन पार्टी को बेटा विपक्ष बोलते हैं। तो विपक्ष के नेता थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया था जो कांग्रेस के खिलाफ था और एक नई पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था लोकदल पार्टी। याद रखोगे, लोकदल पार्टी नाम की अपनी एक नई पार्टी का गठन किया था। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं केवल उन्हीं पॉइंट पे फोकस करूंगा जो एग्जाम में आता है। चैप्टर हम पॉइंट टू पढ़ेंगे, सारे टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन पॉइंट वही कवर करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से होगा। पहले पॉइंट पे हमने न्याय युद्ध के बारे में जाना। ये न्याय युद्ध किन्होंने स्टार्ट किया था, तो चौधरी देवीलाल जी ने स्टार्ट किया था। किसके खिलाफ स्टार्ट किया था, कांग्रेस के खिलाफ स्टार्ट किया था। इसके अलावा चौधरी देवीलाल जी ने कौन सी नई पार्टी का गठन किया था, तो लोकदल नामक नई पार्टी का गठन किया था। तो इस पहले पॉइंट में आपको इस सारे टॉपिक याद रखने। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा, न्याय युद्ध के बारे में पता लगी। क्या हम सेकंड पॉइंट पे आ जाएं? चलिए पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ेंगे, यहां से आपका मेजर टॉपिक स्टार्ट होगा। सबसे पहले जानेंगे चुनाव क्या होता है, ये इलेक्शन क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 2 आपका ये है चुनाव। चुनाव किसे कहते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भाई चुनाव क्या होता है, चुनाव किसे कहते हैं, चुनाव का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सकें, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें एक फिक्स इंटरवल के बाद, और अगर इच्छा हो, अगर मेरी इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। जैसा आपको पता है भारत में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। हमें नेता पसंद आया तो ठीक है, वही आगे प्रोसीजर करेगा। हमें पसंद नहीं आया तो हम उसे बदल भी सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि, अपने नेता को चुन सकें और अगर इच्छा हो, अगर हमारी इच्छा हो तो हम उसे बदल भी सकते हैं, इस व्यवस्था का नाम ही चुनाव है। तो बच्चों ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है इलेक्शन की। अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव क्या है, चुनाव किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे, आपको पूरे नंबर हमेशा मिलेंगे। उसका सबूत भी है कि आपके पास एनसीईआरटी बुक में ये चीज लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन उठता है कि चुनाव क्यों जरूरी है, आखिर ये चुनाव कराए क्यों जाते हैं, रीजन क्या है चुनाव के। तो पॉइंट नंबर 3 आपका यहां से स्टार्ट होता है। यहां से आपका पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होता है बेटा कि इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, रीजन क्या है। तो पहला पॉइंट, अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। या तो ऐसा सिस्टम हो कि सभी लोग, एक देश के सारे लोग रोज बैठ जाए और सारे फैसले आपस में मिलजुल कर लें, तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा संभव है?
लेकिन ऐसा कभी संभव है? किसी भी बड़े समुदाय में ऐसा करना संभव नहीं है। यहां तो 5 लोगों की विचार अलग अलग है, आपस में लड़ जाते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी, आपस में 5 लोग ही लड़ जाते हैं। यहां तो इतना बड़ा देश है। तो अगर सारे लोग रोज बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें पता है कि किसी बड़े समुदाय में ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव कराया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चुनाव क्यों कराया जाता है, इसका पहला पॉइंट आपको यहां तक आएगा। सेकेंड पॉइंट, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। बिल्कुल सही बात है भाई, हर किसी के पास फैसला करने का समय भी नहीं है और हर किसी के पास हर चीज का ज्ञान भी नहीं है। आप खुद सोचो, क्या हमारे देश में हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान है? क्या नहीं है ना, हो भी नहीं सकता। ये किसी भी देश में नहीं हो सकता। किसी भी देश में हर व्यक्ति को हर मामले का ज्ञान तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इलेक्शन कराया जाता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन लें, एक व्यक्ति को चुन लें और उनसे कहते हैं कि भाई देखो, हमारे पास तो समय है नहीं, हम तो है ठहरे बिजी आदमी, तुम हमारा काम संभालो। तो यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय भी ना हो और ज्ञान भी ना हो। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं कि हमारे पास ना तो समय है और भैया हम ठहरे अज्ञानी आदमी, हमारे पास तो ज्ञान है ना, तुम कर लो। तो इसलिए हम चुनाव कराते हैं ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें और वो फैसला ले सके। तीसरा रीजन क्यों कराया जाता है चुनाव, तो तीसरा रीजन आप देखोगे, कानून बनाने वाले का चुनाव। हम चुनाव इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लिए कानून बनाने वाले का सिलेक्शन कर सके, कि हमारे लिए कोई अच्छा सा कानून बनाए। इसके अलावा चुनाव क्यों कराए जाते हैं, तो सरकार बनाने और बड़े फैसला करने वाले का चुनाव करने के लिए, ताकि देश के बड़े फैसले हो, देश के लिए जो अच्छे फैसले होंगे, जो बड़े फैसले होंगे, वो लिया जाए। इसलिए चुनाव कराए जाते हैं कि कोई तो देश के अच्छे फैसले लेगा ना, इसलिए हम इलेक्शन कराते हैं ताकि बड़े फैसले लिया जा सके, सरकार बनाया जा सके, अच्छे से फैसला हो, वो फैसला सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो फैसला लेने के लिए हम चुनाव कराते हैं। सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव। हम एक ऐसी पार्टी का चुनाव करते हैं, हम एक ऐसे पार्टी को सिलेक्ट करते हैं जो दिशा निर्देश बनाती है, जो तय करती है कि देश कैसे चलेगा, इस देश को कैसे ले जाना है। तो ये सभी रीजन आपको देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चुनाव क्यों कराया जाता है, चुनाव कराने के रीजन क्या है, तो पहला पॉइंट क्या दोगे, अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब तो बिना चुनाव के शासन संभव है। लेकिन किसी भी बड़े समुदाय में सीधी सी बात है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय हो और ज्ञान हो। ज्ञान तो आपको पता ही है। थर्ड, हम चुनाव क्यों करते हैं, कानून बनाने वाले के चुनाव करने के लिए। हम चुनाव क्यों कराते हैं, सरकार बनाने और बड़े फैसला करने वाले के चुनाव करने के लिए। हम चुनाव क्यों कराते हैं, ताकि सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो इन सभी कारणों से हम चुनाव करते हैं। इनके अलावा भी अगर आप कोई पॉइंट लिखना चाहो तो मैं कुछ पॉइंट आपको और बता देता हूं कि चुनाव क्यों कराए जाते हैं। इसके लिए मैं आपके बुक पे आता हूं, बुक में आपको बहुत अच्छे से पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखिए, इस कारण से भी चुनाव होते हैं बेटा। ये देखिए, पहला पॉइंट, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देती है। चुनाव क्यों कराते हैं, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देती है। मीन्स लोगों को मौका देती है कि वो देखे कि सरकार ने उनके लिए अच्छा काम करा है या नहीं करा है। तो सरकार के फैसले, जो सरकार ने फैसले लिए, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। सेकंड, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं, इसलिए भी चुनाव कराते हैं। तीसरा, लोग चुनाव में अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं कि भाई जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, हम ऐसी नीतियां बनवाएंगे, हम ऐसी सरकार का चुनाव करेंगे ताकि वो हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाए। तो इसलिए भी चुनाव कराए जाते हैं। तो आप इन पॉइंटों को भी ऐड कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव क्यों करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका थर्ड पॉइंट था बेटा। ये आपका पॉइंट नंबर 3 था, जिसमें हमने सीखा कि चुनाव कराना क्यों जरूरी है या भारत में चुनाव क्यों कराए जाते हैं। क्या हम आगे बढ़ जाएं, क्या नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए बेटा। चलिए, 3 पॉइंट आपका हो चुका है। पहला पॉइंट आपने जाना न्याय युद्ध के बारे में, सेकंड पॉइंट आपने जाना चुनाव क्या होता है, थर्ड पॉइंट आपने जाना कि चुनाव क्यों कराए जाते हैं, रीजन क्या है चुनाव कराने के, चुनाव क्यों जरूरी है। चलिए जी, चुनाव तो हो गया कि भाई चुनाव होना जरूरी है, किसी भी देश को चलाने के लिए चुनाव होना जरूरी है। तो चुनाव होंगे, लेकिन वो चुनाव ऐसी तरीके से हो ना ताकि ढंग से हो, ताकि पूरा देश उसको फॉलो करे, उसको माने।
तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, यानी हम किस प्रकार से चुनाव कराएं ताकि वो लोकतांत्रिक हो, सबके लिए हो, सबके लिए बराबर हो। तो बच्चों, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार, ये पॉइंट नंबर 4 है कि हम कब कहेंगे कि जो चुनाव हुआ है वो लोकतांत्रिक हुआ है, वो ढंग से हुआ है, वो अच्छा हुआ है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। तो चुनाव लोकतांत्रिक तब माना जाएगा जब उसमें 5 क्वालिटी हो। पहली, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो, यानी हर किसी को वोटिंग राइट हो। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही वोट कर सकते हैं, या कई देशों में ऐसे हैं कि केवल मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते, या कोई देश ऐसा है जहां हिंदू वोट कर सकता है, मुस्लिम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो। लोकतांत्रिक तब माना जाएगा जब हर किसी के पास वोट करने का अधिकार हो। सेकंड, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, यानी ऑप्शन हो, बहुत सारी पार्टियां हो, उनमें से जो सबसे अच्छा होगा हम उसको चुनेंगे। तो पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की आजादी हो, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतार सकता है और मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे, मतलब हमारे पे ऑप्शन हो, अच्छा ये अच्छा नहीं है, चलो ये अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं है, चलो ये हमारे लिए अच्छा काम होगा। तो विकल्प मौजूद हो ताकि हम उनमें से किसी अच्छे को सिलेक्ट कर सके। थर्ड, लोकतांत्रिक कब होगा, जब चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो, यानी फिक्स टाइम के बाद इलेक्शन होना चाहिए। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। क्यों भाई, अगर एक बात बताओ, एक व्यक्ति चुना गया और वो 15 साल 20 साल तक बदलेगा ही नहीं, फिर तो जो मर्जी फैसला लेगा अपने अकॉर्डिंग, वो कहेगा मुझे क्या, मैं तो जीत गया 20 साल तक, अब मुझे कौन हटाएगा। तो नियमित अंतराल पे चुनाव होना चाहिए, तब वो लोकतांत्रिक माना जाएगा, ताकि वो अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो हम उसे हटा भी सकते हैं। लोग जिसे चाहें, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ज्यादा पैसे वाला तो उससे इलेक्ट हो गया, चाहे लोगों को पसंद हो या नहीं। लोग जिसे चाहें, जिसे प्यार करें, जिसके लगाव हो, लोग जिसे जिताना चाहें वही जीतना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा के व्यक्ति का चुनाव कर सकें, यानी लोगों की जो इच्छा हो, लोग जिसे चुनना चाहते हैं, सच में उसी का ही चुनाव होना चाहिए। अगर ये 5 क्वालिटी है, अगर ये 5 क्वालिटी है किसी देश के इलेक्शन में, तो हम कहेंगे यस, ये है लोकतांत्रिक, ये है बढ़िया देश, जैसे कि हमारा देश भारत। चलिए मैं आपको भारत का एग्जांपल लेके देता हूं। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा है, सही बात है। यहां पर जाति, धर्म, लिंग कुछ नहीं देखा जाता। 18 साल आप हो जाओगे, आप भी वोट कर सकते हो, आप भी वोट कर सकते हो 18 साल होते ही। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, चुनाव में विकल्प होता है, आपको पता है भारत में कई सारी पार्टियां हैं, तो हमारे पास एक विकल्प है, जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता है, बिल्कुल हर 5 साल बाद चुनाव होता है भारत में। लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुनाव होता है। हम अधिकतर लोग जिसको पसंद करेंगे वही इलेक्ट होता है, ऐसा थोड़ी जादू से कोई जीत जाएगा, जिसे लोग पसंद करेंगे वो जीतेगा। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होता है। देखते हो ना आप, कितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, मिलिट्री फोर्स लगी होती है, सीआरपीएफ लगे होते हैं पूरा, ताकि निष्पक्ष हो, कोई भेदभाव के साथ ना हो। तो चुनाव अच्छी तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, इसकी 5 क्वालिटी है बेटा। और दुनिया में बहुत कम देश हैं, जी हां आप सही सुन रहे हो, दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां के चुनाव लोकतांत्रिक होता है। चुनाव तो होते हैं लेकिन लोकतांत्रिक नहीं होते, वो ढंग से नहीं होते, उनमें ये 5 क्वालिटी नहीं पाई जाती। हम खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे चुनाव जो होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। जो आपने 5 क्वालिटी पढ़ी थी, ये उनमें से 5 क्वालिटी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि चुनाव लोकतांत्रिक कब होंगे, जब उनमें ये 5 क्वालिटी होगी। क्या हम आगे बढ़ जाएं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। सर पहले ये बताइए कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब क्या होता है। सर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब है कंपटीशन, नेताओं के बीच में कंपटीशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई चुनावी प्रतिद्वंद्विता यानी नेताओं के बीच में जो कंपटीशन है, इसके नुकसान है क्या? तो जी हां, इसके नुकसान है। आप सच सुन रहे हो। जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जो नेताओं के बीच में कंपटीशन होता है, इसके कुछ नुकसान हैं। कौन कौन से नुकसान है? नुकसान नंबर 1, नुकसान नंबर 1, चुनावी प्रतिद्वंद्विता से कौन कौन से नुकसान हैं, हानियां हैं। तो पहली हानियां, इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मम्मी कहती है कि भाई मैं तो बीजेपी को वोट दूंगी, पापा कहते हैं कि नहीं भैया हम तो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे। बच्चा कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब तो हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे।
तो क्या हुआ, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो गई ना, सबके विचार अपने अलग अलग हैं, तो हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है, पहले नुकसान। और कई बार आप देखते हो ये प्रतिद्वंद्विता इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि घर में ही लड़ाई शुरू हो जाती है, पड़ोसी में लड़ाई शुरू हो जाती है, मोहल्ले में लड़ाई शुरू हो जाती है। चुनावी प्रतिद्वंद्विता से पहली हानियां, इससे हर घर हर बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। सेकंड, विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। जो नेता इलेक्शन में खड़े होते हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, चाहे वो ठीक हो या नहीं हो, उन्हें आरोप लगाने से मतलब है। क्यों भाई, दूसरों को बुरा कहेंगे तभी तो लोग उन्हें अच्छा बोलेगी, तो उन पे आरोप लगाते हैं, नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि भाई वो गंदा है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। तीसरा, पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हथकंडे मतलब तरीके अपनाते हैं, कोशिश करते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से बस इलेक्शन जीतना है हमें। तो ये प्रतिद्वंद्विता से हानियां हैं। आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से हानियां क्या है, नुकसान क्या है, तो पहली हानि, इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति आती है, मोहल्ले वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए। बताओ, विभिन्न दलों के लोग नेता एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। पार्टियां उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, टेक्निक अपनाते हैं, जीतना है कैसे भी। अगला, और भी हानियां हैं क्या, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑफिसर हैं, वो इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में उतरते ही नहीं है। अब आप खुद देखो कि अगर वो इलेक्शन में उतर जाएंगे, उनके खिलाफ गलत आरोप लगाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। पूरे जीवन उन्होंने लोगों की सेवा करी, अच्छे काम करे, वेल एजुकेटेड है, बिजनेसमैन है, टैक्स भरा गवर्नमेंट के लिए, सब कुछ अच्छा करा, और एक नेता आया, उन्होंने क्या करा, गलत आरोप लगा दिए बेचारे पे, तो उसकी तो जीवन की भर की जो इज्जत थी वो बेकार हो गई। तो अच्छे लोग इसलिए चुनाव में जाते ही नहीं कि भैया गंदी राजनीति है, हम तो जाएंगे नहीं। आपने कई बार सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि ये तो राजनीति जो है वो गंदगी है, हम नहीं जाएंगे इसके अंदर। आपने मूवी भी देखी होगी अनिल कपूर की, एक बार मूवी देख लेना, आपको उसमें भी अंदाजा हो जाएगा कि राजनीति के बारे में काफी कुछ दिखाया गया है। तो आपको पता लग गया बेटा पॉलिटिक्स से कौन कौन सी हानियां होती है, राजनीतिक चुनावी प्रतिद्वंद्विता से कौन कौन सी हानियां होती है, पता लग गया बेटा। फर्स्ट नुकसान, दूसरा नुकसान, तीसरा नुकसान, चौथा नुकसान, 4 हानियां मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हानियां हैं, फायदे भी हैं। जी हां बच्चों, राजनीतिक प्रतिद्वंद से फायदे भी हैं। क्या फायदा है? फायदा नंबर 1, नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। अगर नियमित चुनावी मुकाबले होते रहेंगे तो इससे राजनीतिक दल को फायदा होगा, नेताओं को फायदा होगा। क्या फायदा होगा भाई? एक बार हार गए तो अगली बार उम्मीद रहती है ना, चलो यार इस बार हार गया, अगली बार तो नंबर आएगा भाई, अगली बार अच्छा करूंगा। दूसरा, सेकंड पॉइंट यहां से लिखोगे, वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया, अगर लोगों के अनुसार काम किया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मतलब लोग उन्हें पसंद करेंगे और अगले चुनाव में मौज ही मौज होगी, अगले चुनाव में वो जीत जाएंगे, उनकी जीतने की संभावना बढ़ेगी। सीधी सी बात है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों के मुद्दों को उठाया, लोगों के अनुसार काम किया तो उनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और अगले चुनाव में वो जीत जाएंगे। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे तो वे अगले चुनाव में नहीं जीत सकते। उन्हें पता है बात कि अगर मैंने लोगों की सेवा नहीं करी, मैं जीत तो गया, लेकिन अगर मैंने लोगों की सेवा नहीं करी तो भाई अगला इलेक्शन में हार जाऊंगा। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए इच्छा से आई हो, अगर कोई पार्टी मान लो सत्ता में रहने की इच्छा से आई है, उसका कोई मकसद नहीं है सेवा विवा का, लेकिन उसे मजबूरन होकर सेवा करना होगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? मजबूरन होकर उसे सेवा करना पड़ेगा। क्यों? उसे पता है कि मैं अगर अच्छा नहीं करूंगा, लोगों की इच्छा अनुसार काम नहीं करूंगा तो अगला चुनाव हार जाऊंगा, तो मजबूर होकर उसे अच्छा काम करना पड़ेगा। ये चीज आप दुकानों में भी देख सकते हो। 2 दुकान है, 2 समोसे की दुकान है, तो दोनों में कंपटीशन होता है ना। ये सिर्फ कोचिंग सेंटर में भी होता है। 2 कोचिंग सेंटर है, टीचर अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, उनमें भी कंपटीशन है कि भाई मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना उनके। कोई भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जैसे मैं हूं या कोई भी है, तो वो अच्छा पढ़ाएंगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, तभी तो आप सब्सक्राइब करोगे ना उन्हें, जब आपको पसंद आएगा। तो ये चीज रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। नेताओं पे क्यों, आप अपने आप पर ले लो।
आप अपने ऊपर भी ले लो, अपने आसपास की चीजों को देखो, कंपटीशन हर जगह है, कंपटीशन में जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से, चुनावी प्रतिद्वंद्विता से कोई लाभ है? तो लाभ नंबर 1, देखिए मैं आपको पॉइंट बताता हूं। लाभ नंबर 1, नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद रहती है चलो यार अगली बार जीत जाएंगे। दूसरा, वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा अनुसार काम किया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में वो जीत जाएंगे, उनकी संभावना बढ़ेगी। थर्ड, लेकिन यदि वे कामकाज से मतदाता को संतुष्ट नहीं कर पाए तो अगले चुनाव में वो जीत नहीं सकते। फोर्थ, इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आई हो तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा तो करनी पड़ेगी। तो ये हुआ ना फायदा। तो कंपटीशन के बेटा फायदे भी हैं, नुकसान तो है, फायदे भी हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से नुकसान बताइए। तो नुकसान तो मैंने आपको ये बताया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से हानियां क्या है? तो देखिए ये थी हानियां, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से हानियां ये थी। और अगर आपसे पूछा जाए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से लाभ क्या है, तो ये सारे लाभ हैं, ये फायदे हैं। अगले पॉइंट पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आम चुनाव की। आम चुनाव क्या होता है? जनरल इलेक्शन बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। आम चुनाव क्या होता है? तो आम चुनाव हर 5 साल बाद होता है, राज्य में या पूरे देश में। आपको इसका आंसर क्या लिखना है? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे। हमारे यहां लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। जी हां बिल्कुल, हम सबको पता है ये बात। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। यानी 5 साल बाद जो लोकसभा में नेता जा रहे हैं और जो राज्यसभा में नेता जा रहे हैं, जो विधानसभा में नेता जा रहे हैं, जो लोकसभा और विधानसभा में नेता जा रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनको नमस्ते कर दिया जाता है कि भैया अब मत आना, अब आप इलेक्शन जीतोगे तभी आना। फिर क्या होता है? फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में एक ही दिन या फिर छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव कराए जाते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। तो जब पूरे देश में या पूरे राज्य में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब पूरे देश में या पूरे राज्य में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो उसको आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन बोलते हैं बेटा। दोबारा बताऊं, हमारे यहां लोकसभा विधानसभा हर 5 साल के बाद खत्म हो जाती है। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा विधानसभा भंग कर दी जाती है, उनको नमस्ते कर दिया जाता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या फिर अलग अलग दिनों में चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट एक ही दिन आता है। इसी को हम आम चुनाव कहते हैं। क्या आपको आम चुनाव पता लग गया बेटा? इनके अलावा एक होता है बेटा उपचुनाव। अब ये आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है सर? सर आम चुनाव तो पूरे राज्य में और पूरे देश में एक साथ होता है, लेकिन उपचुनाव केवल एक क्षेत्र में होता है। उपचुनाव केवल एक क्षेत्र में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है सर? मान लो कोई नेता चुने गए और उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया कि भाई राजनीति में मैं तो अच्छे काम से आया था, मैं नहीं काम कर पा रहा हूं, अच्छा चलो मैं मेरी एज हो गई, मैं नहीं कर पा रहा हूं काम। उन्होंने क्या करा? रिजाइन दे दिया। तो उनकी खाली जगह को कैसे भरोगे? केवल उन्हीं के एरिया में इलेक्शन होगा। ये थोड़ी होगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया तो पूरे देश में फिर से चुनाव कराओ। ऐसा करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी चुनाव ही चुनाव होते रहेंगे, रोज रोज चुनाव खेलते रहेंगे हम लोग, तो नहीं हो सकता ना। तो इलेक्शन जब कोई नेता रिजाइन कर देते हैं या किसी कारण से उन चुने हुए नेता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, तो केवल उन्हीं के क्षेत्र में चुनाव होगा। इसको बोलते हैं उपचुनाव। तो यहां से आंसर शुरू होगा। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, केवल एक ही क्षेत्र में चुनाव होता है। आपका जो भी क्षेत्र हो आप उस पर ध्यान दो। कई बार ऐसा होता है कि आपके क्षेत्र के जो चुने हुए नेता है उनकी डेथ हो गई या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, तो उसे उपचुनाव कहते हैं। तो जब किसी एक क्षेत्र में चुनाव होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। क्या आपको आम चुनाव उपचुनाव में फर्क पता लग गया बेटा? आम चुनाव क्या होता है? जो पूरे देश और पूरे राज्य में एक साथ होता है। उपचुनाव क्या होता है? जो केवल एक छोटे से क्षेत्र में होता है, जब उस क्षेत्र के नेता की मृत्यु हो गई हो या उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, तो केवल उन्हीं के क्षेत्र में चुनाव होगा। इसे उपचुनाव कहते हैं। आगे बढ़ जाए बेटा। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका इलेक्शन का प्रोसीजर, स्टेप शुरू होता है। पहला स्टेप होता है चुनाव क्षेत्र। सर ये चुनाव क्षेत्र क्या होता है बच्चों? चुनाव क्षेत्र को ना निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। चुनाव क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, भाई चुनाव क्षेत्र क्या है, निर्वाचन क्षेत्र क्या है, अर्थ बताओ। तो आंसर क्या देंगे? चुनाव के उद्देश्य से देश को
अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चुनाव के ऑब्जेक्टिव से पूरे देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, उसी को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब मान लो राज्य में चुनाव है, तो राज्य को छोटे छोटे एरिया में बांट लेंगे, उसे निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे। तो जब पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, अलग अलग एरिया में बांट लिया जाता है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। सेकंड पॉइंट, लोकसभा चुनाव। अच्छा सर, ये लोकसभा चुनाव क्या होता है? लोकसभा चुनाव वो चुनाव होता है बेटा जो पूरे देश में होता है, जिससे संसद सदस्य चुने जाते हैं, जिसे हम सांसद कहते हैं, सांसद। और यहीं से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं। इसी चुनाव से देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है बेटा, जो पूरे देश में सबसे बड़े लेवल पर चुनाव होता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 543 कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में बांटा गया है पूरे देश को। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। इनको हम सांसद बोलते हैं, सांसद। और वही सांसद अपना एक नेता चुनते हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जिनको हम संसद का सदस्य कहते हैं। ये तो गई पूरे देश की बात। अब जरा राज्यों की बात कर लो, तो प्रत्येक राज्य को उनकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। विधानसभा थोड़ी छोटी होती है, जो लोकसभा का चुनाव होता है ना वो बड़े स्तर पे होता है, उसका एरिया बड़ा होता है। विधानसभा छोटा छोटा एरिया होता है। तो प्रत्येक राज्य को उनकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांट दिया जाता है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को हम विधायक कहते हैं। आपने सुना होगा एमएलए, एमएलए चाचा एमएलए है मेरा, है ना डायलॉग बोलते हैं कई लोग। तो प्रत्येक राज्य को उनकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उनको हम विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं। वो थे एमपी, इन्हें एमपी बोलते हैं बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हिंदी में विधायक कहते हैं। इसके अलावा इससे भी छोटा चुनाव होता है। कौन सा चुनाव? जब पंचायतों को और छोटे छोटे हिस्सों में बांट जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक जो पंचायत होती है ना, उसको छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। जैसे देखो, लोकसभा के लिए एमपी चुने गए थे, विधानसभा के लिए एमएलए चुने गए थे, वैसे ही पंचायतों का चुनाव होता है जो छोटे छोटे वार्डों में होता है। अच्छा, वार्ड से जो चुनाव जीत के आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं नगर पालिका का सदस्य। क्या बोलते हैं बेटा? नगर पालिका का सदस्य या पंचायत के सदस्य, इनको चुना जाता है। कई बार, ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये नेक्स्ट पॉइंट है। 3 ही टाइप के इलेक्शन होते हैं इंडिया में। मैं आपको एक बार और बता दूं जानकारी के लिए। या आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कि आप 9th हो गई काम नमस्ते हो गया। पढ़ाई बहुत आगे है बच्चों, पढ़ाई बहुत आगे है। और ये चीजें आपके कहां काम आएगी, आपको बड़े लेवल पर समझ में आएगा। पहला चुनाव होता है, सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, जिसमें पूरे देश को 543 हिस्सों में बांट दिया जाता है। दूसरा होता है बेटा विधानसभा का चुनाव, जो राज्य के हिसाब से होता है। यूपी आपको पता है बहुत बड़ा राज्य है हमारा, तो वहां विधानसभा की सीट ज्यादा है। राजस्थान में विधानसभा की सीट ज्यादा है। दिल्ली में बात करें तो विधानसभा की सीट कम है, क्योंकि राज्य जो है वो छोटा है, दिल्ली एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी। और इसके बाद सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड का चुनाव, जहां से नगर पालिका के सदस्य या पंचायत के सदस्य चुन के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को ना सीट कहा जाता है। क्या कहता है? सीट। क्यों सीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधि करता है। सीट क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि एक क्षेत्र से केवल एक ही नेता तो आएंगे ना, तो वो एक ही सीट पे बैठेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक क्षेत्र से केवल एक ही नेता चुने जाएंगे, प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और वो केवल एक ही सीट पे तो बैठेंगे, इसलिए उनको सीट भी कहते हैं। तो अगर हम बोलते हैं ना कि हमारे राज्य में 70 सीट है, 70 सीट का ये मतलब हुआ कि हमारे राज्य में 70 नेता चुने जाएंगे, ये मतलब होता है। निर्वाचन क्षेत्र में आगे बेटा दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर बता दूं एक बार। वह क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिससे एमपी चुन के आते हैं। राज्यसभा के लिए बांटा जाता है राज्यों को, यहां से एमएलए चुन के आते हैं। पंचायतों में वार्ड में बांट लिया जाता है, जिसे हम नगर पालिका के सदस्य या पंचायत कहते हैं, पंचायत का सदस्य कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहते हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधि करता है। यहां तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पा सकते हैं हम ना। अगला पॉइंट है बेटा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं।
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। सर ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? देखो, अब पूरे देश को बांट लिया गया, अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया गया कि भाई यहां चुनाव होगा, यहां चुनाव होगा, यहां चुनाव होगा। उन क्षेत्रों में बच्चों, आप मान लीजिए कि ये सारे हैं, ये सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां पे हमने मान लिया कि इलेक्शन होना है। ठीक है, हमने मान लिया यहां पे क्या होना है, इलेक्शन होना है। हमने छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लिया। इनमें से कुछ क्षेत्रों को ना रिजर्व कर ली जाती है, इनमें से कुछ क्षेत्रों को रिजर्व कर ली जाती है, सिक्योर कर लिया जाता है, रिजर्व कर लिया पहले ही कि यहां पर हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा क्यों सर जी, क्या बात कर रहे हो, हर कोई चुनाव क्यों लड़ सकता? जी हां, इन सीटों को रिजर्व कर लिया जाता है। जो हमारे समाज में पिछड़े लोग जो रह जाते हैं, रह गए किसी कारण से, जो जाति पिछड़ गई, उनके लिए ये सीट आरक्षित की गई है। जैसे आपने सुना होगा एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी कौन सुनेगा? हमारे देश में इनकी कौन सुनेगा? अगर ये अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे और वो संसद में नहीं आएंगे तो इनको तो कोई सुनेगा ही नहीं, इनकी बात तो कोई रखेगा ही नहीं। जबकि संविधान आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, हर संविधान को बनाया ऐसा गया था कि हर कोई अपनी बात को रख सके। तो इनकी बातों को पहुंचाने के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं की बात को पहुंचाने के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई कि यहां पर इन्हीं जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसको बोलते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे, हमारे संविधान निर्माताओं ने, यानी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, कमजोर वर्गों के लिए यानी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। उन्हें पता था कि भविष्य में अगर इनको हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं दी तो भविष्य में इन व्यक्ति को दिक्कत होगी, इनकी कौन सुनेगा, इनकी बात को कौन रखेगा। तो इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए, लोगों के लिए आरक्षित की है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित की है, कुछ एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए आरक्षित की है, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति और एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि अगर हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखा तो इनके बारे में कौन बोलेगा, इनके विचारों को कौन रखेगा। तो इसी कारण बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया जहां पर इसी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए सीट, आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जी हां, अगर मान लीजिए कोई सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो यहां अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। और अगर यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, तो यहां एसटी का ही चुनाव लड़ सकता है, हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी इलेक्शन में जो खड़ा होगा ना नेता, जो प्रतिनिधि होंगे हमारे, वो उसी जाति का होना चाहिए। ऐसे कुछ सीट रिजर्व कर दी गई है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र समझ में आ गया बेटा? हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए तो कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी। अब अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है तो वो अनुसूचित जाति के सीट पर ही चुनाव लड़ सकता है, और अनुसूचित जनजाति का है तो अनुसूचित जनजाति वाले सीट पर ही चुनाव लड़ सकता है। क्या आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही महिलाओं के लिए भी है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय चुनावों में, जो स्थान के चुनाव होते हैं ना, वार्ड वगैरह के चुनाव होते हैं, लोकल जो इलेक्शन होते हैं, जो वार्ड वगैरह होते हैं ना, निकायों के चुनाव, उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। क्यों भाई? एक बात बताओ, महिलाएं नहीं चुनी जाएगी तो महिलाओं की समस्या कौन सुनेगा, महिलाओं की बात कौन बताएगा, महिलाओं के जो समस्या आएंगी उनकी बातों को कौन रखेगा। तो इसलिए महिलाओं की सीट को भी रिजर्व कर दिया गया ताकि हमारे देश का, भाई आपने साइंस पढ़ी होगी, 50% जो हमारा लिंग अनुपात है, साइंस कहती है कि 50% मेल और 50% फीमेल होता है। तो इतने बड़ी पॉपुलेशन अगर महिलाओं की है तो उनकी बात को कोई तो रखेगा ना। तो इसलिए महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई ताकि महिलाओं के लिए कानून बनाया जा सके, उनको कोई दबाए ना। तो इसलिए महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित रखी गई। तो ये था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है मतदाता सूची। सर ये मतदाता सूची क्या होता है? आप ध्यान सुनना, इसे बोलते हैं वोटर लिस्ट। क्या बोलता है बेटा? वोटर लिस्ट। माता पिता से पूछना, वो आपको दिखाएंगे। वोटर लिस्ट में 4-5 साल बाद आपका भी नाम ऐड होगा।
आपको अपना नाम ऐड कराना पड़ेगा वोटर लिस्ट में। ये सर वोटर लिस्ट क्या होता है? वोटर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन सभी व्यक्तियों का नाम होता है जो जो वोट डाल सकते हैं। 18 साल से प्लस हर कोई व्यक्ति भारत का, इसका नाम होता है लिस्ट में, जो वोट डाल सकते हैं। उस लिस्ट को वोटर लिस्ट कहते हैं। तो आपके पेपर में आएगा भाई मतदाता सूची क्या है, वोटर लिस्ट क्या है, तो देखिए आंसर क्या देंगे। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी समय पहले तैयार कर ली जाती है। इलेक्शन से पहले ही हम ये लिस्ट बना लेते हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव में वोट डाल सकता है, कौन चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। सबको दे देते हैं भाई आप वोट डाल सकते हो, आप वोट नहीं डाल सकते। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। और आप एक काम करना, ये पॉइंट तो आप अपने फादर से भी, अपने पिताजी से भी डिस्कस कर सकते हो, वो भी आपको मेरे से अच्छा समझा देंगे। और बताओ, वो आपको मेरे से अच्छा समझा देंगे कि मतदाता सूची क्या होती है। ऐसी लिस्ट, ऐसी सूची जिसमें उन सभी व्यक्तियों का नाम होता है जो चुनाव में वोट डाल सकते हैं, उसको मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। क्या आपको वोटर लिस्ट पता लग गया? एक टॉपिक आता है, अक्सर पेपर में पूछता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना हो। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 साल होते ही हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। एक निश्चित आयु, जैसे भारत में 18 साल है, तो 18 साल होते ही हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में आप लिखोगे, व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। यही तो मैंने आपसे बोला, हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर एक मत का एक ही मोल होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति डाल रहे हो या राजन सर जी वोट डाल रहे हो। वोट की जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक निश्चित आयु के बाद हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, भारत में कौन वोट डाल सकता है? ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन वोट डाल सकता है, नाम बताइए कौन वोट डाल सकता है। तो आप आंसर लिखोगे, हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। क्या मैं आपसे पूछूं, आज के बाद याद रखोगे कौन वोट डाल सकता है? जो 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो भारत में वोट डाल सकता है। चाहे आप अभी 13-14 साल के होंगे मोस्टली, या 15 साल के होंगे, 3-4 साल बाद आपका नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, आप भी वोट डाल सकते हो क्योंकि आप 18 साल प्लस के हो जाओगे। आपके घर में हर एक वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है। अगर नाम नहीं है उसका वोटर लिस्ट में तो कल ही बोलिए कि भैया दीदी नाम ऐड कराओ जल्दी वोटर लिस्ट में जाके। आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उसे मत देने का अधिकार है, यानी वोट डाल सकता है वो। इससे मतलब नहीं है वो किस जाति का, किस धर्म का, किस लिंग का है। भारत का हर एक व्यक्ति जिसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है वो वोट डाल सकता है। क्या आपको 2 पॉइंट याद हो गया बेटा? 2 पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट, भारत का हर एक व्यक्ति जिसकी 18 साल से ऊपर की आयु वो वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, वो वोट डाल सकता है। ये तो हर बच्चा याद कर लेता है, लेकिन ये बहुत कम बच्चे याद करके जाते हैं कि भारत में वोट कौन नहीं डाल सकता। सही सुना आपने, भारत में कौन वोट नहीं डाल सकता। क्या सर ऐसा भी है? जी हां, कुछ लोगों को वोट डालने से मना है बेटा, कि वोट नहीं डाल सकते आप। कौन? अपराधी, जो खूंखार अपराधी हैं, खूंखार अपराधी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं और दिमागी असंतुलन है, यानी वो फैसला नहीं कर सकते। दिमागी असंतुलन का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो फैसला नहीं कर सकते कि क्या चीज अच्छा है क्या बुरा है। तो अपराधियों को और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। तो दो प्रकार के लोग हैं जिनको वोट देने की मनाही है। एक तो बड़े अपराधी और दूसरा दिमागी असंतुलन वाले व्यक्ति जो फैसला नहीं कर सकते कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऐसा थोड़ी है कोई आतंकवादी है और उसको हम माला पहनाएंगे, ओहो आप इतने अच्छे, चलिए आप वोट डालिए पहले।
ऐसा थोड़ी होगा, नहीं डाल, अपराधी है भाई, उसको कैसे वोट डालने देंगे हम? तो अपराधियों को और दिमागी असंतुलन वाले व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, याद रखोगे बेटा। अगले पॉइंट पे आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नाउ एक चीज आपको याद रखना है कि जो वोटर लिस्ट होती है ना, जो मैं आपको बता रहा था वोटर लिस्ट, ये हर बार ना चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? एक बात बताइए, जब हमने वोटर लिस्ट बनाई थी और इलेक्शन हो गए, अब अगला इलेक्शन तो 5 साल बाद होगा, और इन 5 साल के दौरान कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक इलेक्शन हुआ, अगला इलेक्शन 5 साल के बाद हुआ, अब इन 5 सालों के बीच में कई व्यक्तियों की मृत्यु होगी ना, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काटना पड़ेगा। और इन 5 सालों के दौरान कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी एज 18 साल हो जाएगी, यानी पहले वो 18 साल के नहीं थे, जैसे आप, और 5 साल बाद 18 साल के हो जाओगे, तो कुछ व्यक्तियों का नाम हटाना पड़ेगा, कुछ व्यक्तियों का नाम जोड़ना पड़ेगा, कुछ व्यक्तियों का नाम हटाना पड़ेगा और कुछ व्यक्तियों का नाम जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हर साल वोटर लिस्ट को ताजा किया जाता है, नया बनाया जाता है। तो आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि हर अगले चुनाव में नए मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग इस इलाके से बाहर चले जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, या तो इलाके से बाहर चले गए या उसकी मौत हो गई, उसके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है, नया बनाया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा भी मतदाता सूची को क्यों एडिट करते हैं, क्यों बदलाव करते हैं? तो ये कॉमन सी बात है भाई, सीधी सी बात है ना। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या कोई व्यक्ति एक एरिया से दूसरे एरिया चला गया, तो उसका नाम काटना पड़ेगा। या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या एक माइग्रेट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो उसका नाम काटना पड़ेगा वोटर लिस्ट से। या फिर जिसकी एज पहले 18 साल नहीं थी लेकिन अब 18 साल हो गई, उसका नाम ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मतदाता सूची को समय समय पर एडिट करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है उम्मीदवारों का नामांकन। अब ये सारी उम्मीदवारों का नामांकन क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में आ गया होगा कि भाई 4-5 साल बाद मैं भी वोट डाल सकता हूं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो 10 या 15 साल बाद कहेंगे, नहीं भाई मैं तो बहुत बार वोट डाल लिया, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको उम्मीदवार बनना पड़ेगा। पहले बेटा इलेक्शन लड़ने के लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? उम्मीदवार बनना पड़ेगा। उम्मीदवार कौन होता है? जो इलेक्शन लड़ता है, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। तो वो जो इलेक्शन लड़ेंगे उनको उम्मीदवार कहते हैं। तो उनको नामांकन करना पड़ता है। नामांकन क्या मतलब? नाम लिखवाना पड़ेगा ना कहीं पे जाके कि भाई मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। कहां पे नाम लिखवाएंगे? तो ये लिखवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का चुनाव का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अलग है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। तो आप चुनाव आयोग के पास जाओगे और उन्हें बताओगे कि मैं इस बार इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो आपको अपनी उम्मीदवारी पेश करनी पड़ेगी, आपको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा वहां। तो वो यही पॉइंट है उम्मीदवारों का नामांकन। फर्स्ट पॉइंट, जो कोई व्यक्ति मतदाता है यानी वोट डाल सकता था, वो उम्मीदवार भी बन सकता है, लेकिन उसकी एज कितना होनी चाहिए पता आपको? 25 साल। वोट डालने के लिए 18 साल, वोट डालने के लिए 18 साल लिखा हुआ ना। फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से उम्र की वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने के लिए 25 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। वोट डालने के लिए 18 साल, वोट डालने के लिए 18 साल और उम्मीदवार बनने के लिए 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए। कम से कम 25 साल जब तक आपकी एज नहीं होगी, आप इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं बन सकते। तो दोनों में फर्क पता लग गया। मतदाता कौन होता है? जिसकी मिनिमम आयु 18 साल हो, और उम्मीदवार कौन होता है? जिसकी मिनिमम आयु 25 साल हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल सा पॉइंट था मतदाता और उम्मीदवार में। 18 साल और 25 साल है ना, दोनों का थोड़ा टाइम गैप है। अगला पढ़ते हैं। अगला टिकट। ओहो, टिकट क्या होता है? इसकी बड़ी लड़ाई है आजकल, बहुत लड़ाई है इसकी। अब चलिए, आपने प्लानिंग बना ली कि भाई मैं इस बार इलेक्शन लड़ूंगा। अब इलेक्शन लड़ोगे तो घर बैठे थोड़ी लड़ोगे, आप जाओगे बड़ी बड़ी पार्टियों के पास, आप जाओगे बीजेपी के पास, आप जाओगे कांग्रेस के पास, आप जाओगे बीएसपी के पास, एसपी के पास, आम आदमी पार्टी के पास, कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, आप मेरा सपोर्ट करो। तो अपना नाम लिख के दोगे पार्टी को। पार्टी आपके बारे में इंक्वायरी करेगी कि ये व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, ये जीतने लायक भी है या ऐसी आ गया। अगर उन्हें लगेगा नहीं यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, ये चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है, तो आपको टिकट देगी। टिकट मतलब क्या होता है? सपोर्ट देगी।
आपको सपोर्ट देगी, आपको कहेगी ठीक है आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो बड़े बड़े नेता आएंगे आपके लिए, आपके लिए वोट मांगेंगे। तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। लेकिन ना समर्थन मिलता है, समर्थन मिलने का मतलब सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिल गया ना कि तुम चलो, तुम लड़ो चुनाव, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़े बड़े नेता बुलाएंगे, तुम्हारे लिए प्रचार करवाएंगे बढ़िया से। पार्टी के मनोनयन के बोलचाल की भाषा में से टिकट कहते हैं। टिकट जिसको मिल जाती है उसके तो कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई भैया, बड़ी पार्टी की जिसका टिकट मिल गया। तो टिकट मिलने का मतलब है उस पार्टी से आपको चुनाव चिन्ह मिलना, ताकि वो पार्टी आपको सपोर्ट करे। ठीक है जी, टिकट भी मिल गया। अब जिस पार्टी से आपको टिकट मिला उस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके आप जाओगे किसके पास? आप जाओगे चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग के पास आप बैठे, कुर्सी पे बैठे, सामने अधिकारी बैठे होंगे, आपसे पूछेंगे जी सर बताइए क्या काम है। आप कहोगे सर मुझे इलेक्शन लड़ना है। ठीक है जी, इलेक्शन लड़ना है तो आपको एक ना फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भरो। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक व्यक्ति को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। नामांकन मतलब फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। एक तो आपको फॉर्म दिया जाएगा, जो अधिकारी बैठे होंगे ना चुनाव आयोग में वो आपको फॉर्म देंगे, जी सर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, लीजिए ये फॉर्म भरिए। उस फॉर्म में आप पूरा डिटेल भरोगे, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस क्या है, आपकी इनकम क्या है, प्रोफेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो वगैरह वगैरह, कितनी संपत्ति है आपके पास, पूरा डिटेल भरोगे। और कुछ पैसे भी जमा करने पड़ेंगे जमानत के रूप में। आप सोच रहोगे यार पैसे क्यों जमा करें जमानत के रूप में, पैसे का क्या मतलब? अगर पैसे जमा नहीं करेंगे ना तो हर कोई उठ के पहुंच जाएगा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं क्यों वोट डालूं, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो सरकार ने थोड़े पैसे रखवा दिए जमानत के रूप में कि पैसे के डर से शायद कुछ व्यक्ति ना आवे। और जब बहुत कम वोट मिलते हैं ना तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है बेटा। जब बहुत कम वोट मिलते हैं ना उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इसे कहते हैं बेइज्जती हो गई उसकी, उसे इतने कम वोट मिले कि उसकी जमानत ही जब्त हो गई। आप कभी डिबेट वगैरह सुनना, उसमें नेता ही बोलते रहते हैं कि इसकी तो जमानत जब्त हो गई, यानी पॉलिटिक्स की भाषा में उसकी बेइज्जती करते हैं कि भाई तेरी तो जमानत ही जब्त हो गई, तो इतने वोट भी नहीं मिले कि तेरे जमानत के पैसे मिल पाए वापस। तो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक उम्मीदवार है ना वो नामांकन पत्र भरता है, फॉर्म भरता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। अब फॉर्म में क्या क्या लिखना पड़ेगा? उस फॉर्म में क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामले की सारी जानकारी देनी पड़ती है। कौन कौन सी जानकारी? उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उस फॉर्म में लिखना पड़ता है कि आपके खिलाफ कोई गंभीर मामला तो नहीं चल रहा, और चल रहा है तो कहां चल रहा है, किस मामले में चल रहा है, किस कोर्ट में चल रहा है, सबका डिटेल चाहिए हमें। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति का और देनदारी का ब्यौरा, जो उम्मीदवार आए, जो फॉर्म भर रहे हैं, उनसे पूछा जाता है आप पे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, कितना धन दौलत है, या कितनी देनदारी है, कितने कितने पैसे देना है, यानी आपके संपत्ति का पूरा ब्यौरा। इसके अलावा उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने क्वालिफाइड हो, यह सारा डिटेल फॉर्म में भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है? मान लो किसी ने गलत जानकारी दे दी और बाद में चुनाव आयोग ने पकड़ लिया कि जानकारी गलत है, तो पता है चुनाव आयोग कैंसिल कर देगी आपकी उम्मीदवारी को कि भाई आपने गलत आपने इंफॉर्मेशन दी हमें, तो आपके चुनाव का जो उम्मीदवारी था उसको कैंसिल कर देगी वो। इसलिए आपसे पहले फॉर्म भरवा लेती है कि सही जानकारी दे दो हमें। तो जब नामांकन पत्र भरना पड़ता है तो इन सब चीजों की जानकारी देनी पड़ती है। कौन कौन सी जानकारी? उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार उसके परिवार सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ये सभी जानकारी देनी पड़ती है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? ये सब क्लियर है बेटा? टिकट क्या होता है, टिकट क्या होता है पता लग गया, नामांकन पत्र क्या होता है, जमानत क्या होता है, कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ती है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फॉर्म भर के आ गए, ध्यान सुनना, आपको टिकट भी मिल गया, आपको पार्टी ने टिकट भी दे दी, आपने जाके फॉर्म भी भर दिया, आपने सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी। अब क्या करोगे? घर में आके बैठ जाओगे? नहीं जी, हमने फॉर्म भर है, हमारा काम तो हो गया, हमारा काम हो गया, अब हम क्या करें, हमारा काम हो गया, हम तो नमस्ते हो गई बस। ऐसा तो नहीं करोगे। क्या करोगे पता आपको? आपको क्या करना पड़ेगा? चुनावी अभियान में भाग लेना पड़ेगा। आपको चुनावी अभियान में भाग लेना पड़ेगा, यही अगला पॉइंट है, चुनावी अभियान। सर ये चुनावी अभियान क्या होता है? चुनावी अभियान में आप लोगों से जाओगे ना, रिक्वेस्ट करोगे ना उनसे कि भाई मुझे वोट दो। लोग कहेंगे क्यों दो भाई आपको वोट, क्या खासियत है आप में? तो आप उनको बताओगे आपकी क्या योजनाएं हैं, आप उनको भरोसा में लोगे
कि आपकी अच्छी योजना है, आप उनके लिए सेवा के भाव से आए हो, आप उनके लिए अच्छा काम करो, घर घर जाके नमस्ते करोगे, सबसे मिलोगे, आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे उनको बोलोगे कि भैया जाओ हमारे लिए वोट मांगो। तो इसे बोलते हैं चुनावी अभियान। डिबेट में भाग लोगे, टीवी में जाओगे, टीवी में आओगे, है ना, बच्चे देख के खुश होंगे आपको, वाह ये देखो हमारे एरिया का नेता आ गया, बहुत बढ़िया। तो चुनावी अभियान के दौरान देखिए क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। यानी लिस्ट जो बनती है ना, आप जो फॉर्म भर के आए थे, उस फॉर्म की पूरी जानकारी इकट्ठी होगी। वो सारी जानकारी इकट्ठे होने के बाद चेक किया जाएगा कि वो जानकारी सही है या नहीं है, और उनको जानकारी सही मिलेगी तो कहेंगे ठीक है आप चुनाव लड़ सकते हो। उसके बाद आपको 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा, 2 वीक्स आपको दिए जाएंगे। हमारे देश में उम्मीदवारों को अंतिम सूची की घोषणा होने, अंतिम सूची कौन, यानी वो लिस्ट जिसमें आपका नाम आएगा कि हाँ आप चुनाव लड़ सकते हो, और मतदान की तारीख के बीच, यानी जिस दिन मतदान होगा, वोट पड़ेगा, उसके बीच में आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने लिए प्रचार कीजिए, आप अपने लिए वोट मांगिए। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं को संपर्क करते हैं, उनके पास जाते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाग लेते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, अपने फॉलोअर्स को बोलती हैं बोलो वोट डालने के लिए। इसी अवधि में अखबार, टीवी चैनलों और चुनाव से जुड़ी हुई खबरें और बहसें भी होती हैं। आपने देखा भी होगा, पापा ने अक्सर देखा होगा, न्यूज लगा लेते हैं, उसमें आपने भी देखा होगा। तो आपसे पूछा जाएगा चुनावी अभियान क्या होता है। तो पहला पॉइंट, क्या क्या पॉइंट बताओगे? देखो फर्स्ट पॉइंट दोबारा बताता हूं मैं आपको। हमारे देश में उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं को संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, इसी अवधि में अखबार, टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी हुई बहसें और खबरें छपती हैं। तो ये सब चीजें आपको चुनावी, ये तो मुझे लगता है कि हम में से हर बच्चा जानता होगा। आज के टाइम में कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको ये बातें नहीं पता होगी। इसी के दौरान क्या होता है, कुछ ना स्लोगन चल जाते हैं, कुछ स्लोगन चलाए जाते हैं ताकि दिमाग में छप जाए। जैसे इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी की थी, बहुत बड़ी नेता। 1971 में उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ ये नारा दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सिर्फ मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था भाई साहब, कि मेरे वीडियो के आप पूरा अगर देखते हो तो आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक हम छोड़ते ही नहीं है, सब कुछ आपको समझा के देते हैं। इवन ये भी पेपर में आता है। पता है पेपर में क्या आते हैं? एक तरफ नेताओं के नाम लिख देंगे और एक तरफ नारे लिख देंगे। नारे किसने दिए, ये स्लोगन किसने दिए? तो इंदिरा गांधी ने क्या था, गरीबी हटाओ। जयप्रकाश नारायण, नेताजी का नाम याद रखना, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने दिया था लोकतंत्र बचाओ। जयप्रकाश नारायण जी ने क्या दिया था? लोकतंत्र बचाओ। वामपंथी दलों, वामपंथी दल पश्चिम बंगाल में, वामपंथी दल ये एक पार्टी का नाम है बेटा। पश्चिम बंगाल में इन्होंने नारा दिया था, जमीन जोतने वालों को, ये नारा है वहां का। ऐसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है, एक पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, वहां के नेता है एनटी रामाराव। रामाराव जी ने एक स्लोगन दिया था, तेलुगु स्वाभिमान, तेलुगु स्वाभिमान। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये होता है कि एक तरफ नेताओं के नाम लिख देते हैं और एक तरफ उनके स्लोगन लिख देते हैं। एक तरफ नेताओं के नाम और एक तरफ स्लोगन, और आप मैच करो कि किसने कौन सा नारा दिया। मैं आपको दोबारा बता दूं बेटा, इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था लोकतंत्र बचाओ, और वामपंथी दलों ने दिया था जमीन जोतने वालों को। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी के एनटी रामाराव ने दिया था तेलुगु स्वाभिमान। ये नारे आपको याद रखने, ज्यादा बड़ी पार्ट नहीं है, 4 वर्ड मैंने आपको बनाए, ठीक है। अब देखिए, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी, ध्यान सुना, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। आप घर घर जाके वोट तो मांग सकते हो, चुनाव में वोट तो मांग सकते हो, चुनावी सभाएं कर सकते हो, लेकिन आप ये सब काम नहीं कर सकते। कौन कौन से काम नहीं कर सकते? पहला, मतदाताओं को प्रलोभन देना, लोभ देना, घूस देना, धमकी देना कि भैया वोट तो मुझे ही दोगे। हाँ, धमकी नहीं दे सकते आप किसी को, ध्यान रखना। लोभ नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते। उसकी जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी गाड़ी वगैरह, उनके घर संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप।
लोकसभा चुनाव जो मैंने बताया था सबसे बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए और विधानसभा में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। सर एक बात बताइए, हमने तो देखा है घूस देते हुए, धमकी देते हुए वगैरह वगैरह। बच्चों अगर ये अब आज की डेट में अगर इसका सबूत मिल जाता है ना गवर्नमेंट के पास, या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैंने बात की थी, अगर उनके पास सबूत है, वीडियोग्राफी आप कर लो और उन्हें भेज दो, तो उसकी कैंडिडेचर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, उम्मीदवारी कैंसिल हो जाती है कि आप चुनाव में फिर भाग नहीं ले पाओगे। इसलिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि चुनावी अभियान के दौरान उम्मीदवार या पार्टी क्या क्या काम नहीं कर सकती। तो पहला, मतदाताओं को वोट लोभ देना, घूस देना, धमकी देना नहीं कर सकती। जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकती। चुनावी अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज्यादा चुनाव खर्च नहीं करेगी। आपको पता है इलेक्शन कमीशन सभी नेताओं की चुपचाप निगरानी भी कराता रहता है बिना बताए। हाँ, कई सारे वो लगे होते हैं ऑफिसर निगरानी करने के लिए कि भैया देखियो कोई मामला हो तो सेट करके बता दियो। तो इनकी निगरानी होती रहती है उस समय, और नेताओं को बात पता होती है, नेताओं को भी बात पता होती है। इसलिए आप देखना कभी भी ये काम, जो बड़े बड़े नेता आपने सुना होगा, कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ते वो। ये बात अलग है कि गली वगैरह के छोटे मोटे नेता इन कामों में आ जाएं, लेकिन बड़े नेता इन चक्करों में नहीं पड़ते। उन्हें पता है कि भाई हर जगह जो है इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, पकड़ा गया तो मेरी उम्मीदवारी खत्म है। तो ये सब काम नहीं कर सकते बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाएं। अब आता है आचार संहिता। अब ये आचार संहिता क्या है आपसे पूछा जाएगा। आचार संहिता, ये आचार वो नहीं है जो दादी ने बनाया था, ये चुनाव वाला आचार है बेटा। आचार संहिता, ये आचार संहिता क्या होता है? वह कानून, वह नियम जो सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना पड़ता है चुनाव के दौरान, उसे बोलते हैं आचार संहिता। हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को स्वीकार किया है, उसको माना है। सभी पार्टी साइन करके देती है कि हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। सर ये आचार संहिता क्या होता है? तो इसमें उम्मीदवार और पार्टियों को यह सब करने की मनाही होती है। क्या? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं हो सकता, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इन सब में चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है इसे। सरकारी वाहन, विमान, अधिकारी, इनका भी उपयोग नहीं किया जा सकता। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद, यानी इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि भाई इतनी तारीख को चुनाव है, एक बार इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, उसके बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं वाले वायदे नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी 5 साल आराम से रिलैक्स में बैठे थे, सो रहे थे, और जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अब चुनाव होगा, मंत्री जी आगे सामने कैमरे पे कि भैया कल से देखो मैं पैसे बांटूंगा 2-2 हजार के नोट। ये लोभ नहीं दे सकते। एक बार अगर चुनाव घोषणा हो गई तो आचार संहिता लागू हो जाता है बेटा। एक बार बच्चों अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि अब इलेक्शन होगा, तो उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता में क्या होता है कि पार्टी और उम्मीदवार ये सब काम नहीं कर सकती। किसी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकती, सरकारी वाहन, विमान, अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव में अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना, शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे, प्रॉमिस, झूठे वायदे, ये सब नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलो जी, आपने प्रचार भी कर लिया, नमस्ते भी कर ली, भाषण भी दे दिया, चुनाव सभाएं भी कर ली, टीवी पे भी आ गए, बच्चे भी खुश हो गए आपको देखकर कि वाह हमारे नेताजी आ गए। उसके बाद क्या? मतदान होगा ना? मतदान तो होगा। मतदान क्या होता है सर? मतदान क्या होता है? मतदान का मतलब होता है लोग जाएंगे जिनकी एज 18 साल से, याद कीजिए, जिनकी एज 18 साल से ज्यादा होगी वो जाएंगे। जिस दिन मतदान होगा लाइन लगाएंगे, अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करेंगे और वो जाके मशीन के अंदर अपनी पसंद के नेता को वोट दे देंगे। ये पूरा एक दिन का प्रोसीजर है, पूरा एक दिन यही चलता है। उसके कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद मतगणना होती है। मतगणना क्या? वोटों की गिनती कि भाई किसको कितने वोट मिले, किसको कितने। तो इसके लिए कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। मतदान और मतगणना के लिए कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है पड़ेगी आगे आपको। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है। मतदान का मतलब क्या है? लोगों ने जो वोट डाला था उसे बोलते हैं मतदान, और उन वोटों की जो गिनती होती है उसे मतगणना कहते हैं। इसके लिए डेफिनेशन क्या याद करोगे? और वैसे आपको डेफिनेशन दे भी नहीं रखा, इसमें एक्टिविटी बेस दे रखा है। चलिए जी, अब मतदान भी हो गया, मतगणना भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया।
रिजल्ट आ गया ना, रिजल्ट आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, जो पार्टी जीतेगी वो खुश, हैप्पी मोड में चले जाएंगे कि हम जीत गए देखो। इसके बाद आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है चुनाव आयोग के बारे में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैं इसका नाम कम से कम 20 बार बोल चुका हूं आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग जो इलेक्शन को करवाती है, जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, उस चुनाव आयोग की कौन कौन सी शक्तियां हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, चुनाव आयोग की कौन कौन सी शक्तियां हैं। आपसे ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अपने टीचरों से भी पूछ लेना, वो भी ये बोलेंगे कि जो चुनाव आयोग है उनकी कौन कौन से पावर है, शक्तियां हैं। तो पहली शक्ति है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली पावर इलेक्शन कमीशन का। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। जैसे न्यायपालिका को आजादी मिले ना कोर्ट को, कोर्ट चाहे तो सरकार को भी निर्देश दे सकती है, ऐसे ही चुनाव आयोग भी सरकार को निर्देश दे सकती है। सही सुन रहे हो आप, इलेक्शन कमीशन सरकार को भी निर्देश दे सकती है, इतनी पावरफुल है। कुछ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो हेड है, जो निर्वाचन आयोग के हेड है उन्हें बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता, यानी वो ना तो राष्ट्रपति को जवाब दे सकते और ना सरकार के प्रति जवाब दे, वो अपने अकॉर्डिंग फैसले लेंगे जो कानून में लिखा हुआ है। इतनी पावरफुल है हमारे चुनाव आयोग। इसके अलावा निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन हमारा, चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक, यानी जिस दिन वो बताती है कि अब इलेक्शन होगा, वहां से लेकर रिजल्ट आने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया को संचालन के हर एक पहलू पर निर्णय करती है कि इलेक्शन कहां होगा, इलेक्शन कहां पर होगा, किनका इलेक्शन कराना है, लिस्ट कैसे तैयार होगी, वोटर लिस्ट कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ, सारा फैसला चुनाव आयोग अपने अकॉर्डिंग करता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जो मैंने अभी आपसे बताया था, चुनाव याद कीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा भी देती है, कैंसिल कर देती है उसका इलेक्शन, कि आप इलेक्शन भाग नहीं ले सकते। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, उसको सरकार को ऑर्डर भी दे सकती है। सरकार को ऑर्डर, चुनाव आयोग जो है वो सरकार को ऑर्डर भी दे सकता है कि आप ये काम करिए और ये नहीं करिए। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी पर जितने भी अधिकारी तैनात होते हैं ना, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते उस समय, वो निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। कहने का मतलब है जो सरकारी कर्मचारी होंगे, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव की ड्यूटी करते हैं, उनको चुनाव आयोग की बात माननी पड़ती है। उस समय चुनाव आयोग जहां भेजेगा उनको जानना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई चुनाव आयोग की शक्तियां बताइए, चुनाव आयोग के कौन कौन से पावर हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो आप कौन कौन सी शक्तियां बताओगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पहला, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। सेकंड, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं हमारे, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। थर्ड, एक बार आयुक्त हो जाने के बाद ना तो ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है और ना ही सरकार के प्रति जवाबदेही है इनकी। फोर्थ, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक, रिजल्ट तक पूरा प्रक्रिया खुद संभालती है, पूरा मोर्चा संभाल के रखती है ताकि इधर से उधर पत्ता ना हिल जाए जी। यह आदर्श चुनाव संहिता भी लागू करती है, और अगर उसका कोई उल्लंघन कर ले, यानी कोई तेज चले, तो ठीक है, उसके बस आपको सजा भी मिलती है भैया पार्टी को। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश, ऑर्डर भी दे सकती है, उसको ऑर्डर भी दे सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अगर कोई अधिकारी है तो सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, वो चुनाव आयोग के अंदर काम करता है उस समय। ये थी चुनाव आयोग की शक्तियां। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ये था बेटा आपके टोटल चैप्टर। इसमें हम कुछ पॉइंटों को और ऐड कर रहे हैं। ये पॉइंट कभी एग्जाम में तो नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने ऐड कर दिया कि अगर आपको इंटरेस्टेड हो पढ़ना तो आप पढ़ लेना एक बार, नजरें मारने में कोई बुरा नहीं है। एग्जाम के पर्पज से नहीं है, कभी एग्जाम में मैंने देखा नहीं किसी के स्कूल में आते हुए, फिर भी मैंने ऐड कर रहा हूं ताकि, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है तो जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए ना इंसान को। तो पहली जानकारी चुनाव में लोगों की भागीदारी, कि भारत में कितने % लोग जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं, कितने % लोगों को चुनाव के बारे में पता है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए
कि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। जी हां, अमेरिका जैसे देशों में और यूरोप जैसे देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। वहीं भारत में यह स्तर या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया, यानी लोग अब भारत में अधिकतर लोग अब चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में वोट डालने जाते हैं। देख रहे हो आप, ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन ये ब्रिटेन का साइन है। पहले 78% लोग वोट डालते थे, आज वहां पे केवल 56% वोट डालते हैं। भारत में 66% लोग वोट डालते हैं। भारत में पहले 56% लोग वोट डालते थे, आज 66% लोग वोट डालते हैं। तो देखो ना, भारत की स्थिति बढ़ रही है, इनकी स्थिति गिर रही है। तो ये पहला पॉइंट समझा रहे हैं कि धीरे धीरे लोग समझदार होते जा रहे हैं, कहने का मतलब। सेकंड, भारत में जो अमीर और बड़े लोगों की तुलना में जो गरीब हैं, जो निरक्षर हैं और जो कमजोर हैं, वो ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गरीब लोग जानते हैं ये उनकी शक्ति है कि वोट डालकर ही वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। अमीर लोगों को क्या है, उनको पता है कि हम तो पैसे वाले हैं, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी की भी सरकार बन जाए। वो लोग ये सोचते हैं, और ये सोचना मैं कहता हूं बहुत ही गलत है। वोट हर किसी को डालना चाहिए, गरीब अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट एक ऐसी ताकत है जिससे आप अपने लिए अच्छा कानून बना सकते हो। तो भारत में अमीर और बड़े लोग की तुलना में गरीब और निरक्षर जो हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो ज्यादा संख्या में वोट डालते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये मिल गया। तीसरा कंक्लूजन, भारत में आम लोग चुनावों में बहुत अधिक महत्व देते हैं। जो आम जनता होता है ना, मेरे और आपके जैसे, ये इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिससे वो चीजों को बदल सकते हैं, चीजों को फर्क ला सकते हैं। फोर्थ, 10 साल दर साल चुनाव में संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। डे बाय डे जो लोगों का परसेंटेज है ना बेटा, बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन में ज्यादा लोग भाग दे रहे हैं। पता आपको, चुनाव होता था पता भी नहीं चलता था। पहले इलेक्शन होते थे पता भी नहीं चलता था, कहते थे हो रहा हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। आज बच्चे को पता होता है कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है। उसके कई रीजन है, एक तो टीवी आ गया, न्यूज चैनल इतने सारे हो गए, मोबाइल हमारे पास आ गया है ना, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए, तो ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन डे बाय डे लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपने विचार रखते हैं, जो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा विचार रखेंगे तभी तो अच्छा लोकतंत्र बनेगा ना। तो इस प्रकार से ये जो कंप्लीट चैप्टर था बेटा, हमारा पूरा चैप्टर जो था, इसके अलावा मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा नहीं। यहां पर आचार संहिता मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब यहां से करना चाहो तो यहां से कर लेना। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश, मैंने आपको पहले बता दिया था। वो कानून जो चुनाव के दौरान पार्टी को और नेताओं को मानना पड़ता है, उसे आचार संहिता कहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आप पूरा चैप्टर की वीडियो देखने के बाद आप एक बार देख लेना, आपके पास कोई भी रिफ्रेशर हो, कोई भी गाइड हो, आप मिला लेना, आपको सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे। इवन इस एनसीईआरटी पढ़ने से फायदा क्या होता है कि हमारे सारे कंटेंट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाई चीजें होती है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पिछले चैप्टर में आपने बहुत सारे लाइक दिए मुझे, इससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर बनाऊं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाइक एंड कमेंट करा। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप और मुझे मोटिवेट करोगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करोगे, ताकि क्योंकि नॉलेज जितना हम शेयर करेंगे उतनी ज्यादा समाज में सुधार होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलता हूं मैं। अपना ध्यान रखना बेटो, और कोई चीज डाउटफुल रह गया हो, कोई चीज ऐसा लगे कि मैं नहीं समझा पाया हूं, तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते एंड बाय बाय।